जय हिंद भाई। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। जो क्लास ब्रेक हुआ, हमारा जो लैपटॉप है वो मंगाए थे जो कलकत्ता से, वो ख़राब हो गया था, इसलिए कलकत्ता जाना पड़ा उसको ठीक करवाने के लिए। वहाँ से चेंजिंग करके लाना पड़ा दूसरा लैपटॉप। फिर चलिए, अब कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो, भगवान से ही दुआ करेंगे। चलिए, बता चुके थे हम पिछले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में सेक्राइड की संख्या 1, माने सेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मात्रक है जिसमें सेक्राइड की संख्या 1 हो, उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। जिसमें सेक्राइड की संख्या 2 से लेकर के 10 तक हो, 2 से लेकर के 10 तक हो, उसको क्या कहेंगे हम? ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, 2 से 10 तक हो। अगर यदि सेक्राइड की संख्या जिसमें 10 से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे हम? पॉलीसेक्राइड कहेंगे। मोनोसेक्राइड का अनुपात कितना बोल लेते हैं हम? 1, 2, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए मोनोसेक्राइड के अंतर्गत कौन कौन आ रहा था? ग्लूकोज आ रहा था। ग्लूकोज जिसको क्या कह रहे थे हम? रक्त वाली शर्करा कहते थे, क्योंकि शरीर के अंदर किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और यह ग्लूकोज को अंगूर वाली शर्करा भी कहते हैं, यानी शरीर के बाहर प्रकृति में किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक अंगूर में पाया जाता है। जितना भी जो भी चीज़ मीठा है सब में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यही अंगूर ऐसे शराब भी बनाया जाता है। तो यह फ्रक्टोज, उसके बाद दूसरा फ्रक्टोज के बारे में बताए थे। फल से फ्रक्टोज होता है, फल से फल होता है, यानी फलों वाली शर्करा इसको कहते हैं। यह प्रकृति में जैसे जो प्राकृतिक रूप से पाया गया जितने भी कार्बोहाइड्रेट, उसमें सबसे अधिक मीठा कौन सा है? यह फ्रक्टोज है। चलिए, अब गैलेक्टोज के बारे में बोले थे। यदि गैलेक्टोज का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो आपका दिमाग क्या होगा? और मजबूत होगा, उसका यादगार शक्ति और ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप अपने यादगार शक्ति को बढ़ाने के लिए आप गैलेक्टोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण इस गैलेक्टोज को क्या कहते हैं? यह पाया जाता है किसमें? दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे दूध वाली शर्करा भी कहते हैं। अब देखिए राइबोज जो है, राइबोज किसमें पाया जाता है? आरएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या था? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग पहले रटते थे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसा बात नहीं है। अब नॉर्मली समझेंगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में जो राइबोज क्या था? राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट था। कौन सा कार्बोहाइड्रेट था? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट था। वह इस तरह से आरएनए को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? यह राइबोज करता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्या था? एक तरह से डीएनए का जो पूर्ण रूप क्या था? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज क्या है? शर्करा है। कौन सा शर्करा है? यह मोनोसेक्राइड शर्करा है। डीएनए को ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? डीऑक्सीराइबोज करेगा। और हम बताए थे कि यह 3 जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जिसके कारण तीनों का रासायनिक सूत्र क्या आता है? C6H12O6। क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2O होता है। इसी आधार पर तोड़ने पर क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6। इसका भी सेम होगा, क्या कि तीनों में कार्बन की संख्या 6 ही है, जिसके कारण इसका भी सेम हो जाता है, इसका भी सेम हो जाता है। तीनों का एक ही जैसा रासायनिक सूत्र होगा। उसी तरह से ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है, इसमें कार्बन की संख्या कितना होगा? 5 होता है। कार्बन संख्या 5 है तो रासायनिक सूत्र तो सेम होगा। अब 5 पुट कीजिए यहाँ पे तो ये भी कितना हो जाएगा? C5H10O5 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी क्या होगा? इसमें भी कार्बन संख्या 5 है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन क्या है? डीऑक्सी, अपना ऑक्सीजन की कमी वाला है, तो इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसका C5H10O4 हो जाएगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा डीएनए में। ठीक है, आरएनए का रासायनिक सूत्र ये हो गया, डीएनए का ये हो गया शर्करा का आधार पर। चलिए, उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में बताए थे या 2 से लेकर के 10 तक के सेक्राइड को जुड़ने के बाद बनता है। यदि 2 को जुड़ के बन रहा है तो उसको डाइसेक्राइड बोलेंगे, यदि 3 को जुड़ के बन रहा है तो उसको ट्राइसेक्राइड कहेंगे, यदि 4 को जुड़ के बन रहा है तो 4 टेट्रासेक्राइड कहेंगे। इसी तरह से 10 तक जाती है। लेकिन ज़्यादातर यूजेबल जो होता है, ज़्यादातर व्यवहार किसका करते हैं हम? 2 शर्कराओं से मिलकर जो बनी होती है डाइसेक्राइड, इसका व्यवहार करते हैं। इसलिए हम किसका ज़्यादा हम जिक्र करेंगे? डाइसेक्राइड का। इसके बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए, इसको याद करने के लिए एक तरह से बारी बारी से व्याख्या करते हैं। ठीक है, तब से देखिए लैक्टोज जो किससे बना है? एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बना है। एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या था? मोनोसेक्राइड में था, माने 2 को मोनोसेक्राइड मिलकर के क्या बना? एक डाइसेक्राइड बना। 2 को जुटा तो 1 बना, ये भी 2 को जुटा तो 1 बना, ये 2 जुटा तो 1 बना। इसका मतलब दो सेक्राइड मिलकर
बना रहा है, इसका निर्माण कर रहा है, तो यह क्या होगा, एक एक इसका निर्माण हुआ। तो अब देखिए जो लैक्टोज जो है इसके बारे में आप जानेंगे, तो हम आपको बताए थे एक तरह से ग्लूकोज हुआ, और ग्लूकोज तो तीनों में है, ग्लूकोज तीनों में रहेगा, ठीक है। इसमें कौन जुटा, गलेक्टोज। गलेक्टोज क्या था, दूध वाली शर्करा था। जब दूध वाली शर्करा किसी भी चीज़ में जुटेगी तो वह दूध वाली शर्करा का ही निर्माण करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि गलेक्टोज भी दूध वाली शर्करा है, तो लैक्टोज भी दूध वाली शर्करा है। लैक्टोज किसमें पाया जाएगा, दूध में पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या हो गया, एक तरह से ग्लूकोज से कौन जुड़ा है यहाँ पे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या था कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा। अब क्या हुआ कि यह सबसे मीठी, उससे कम मीठा होता है ग्लूकोज, उससे कम मीठा होता है ग्लूकोज। अगर यदि कोई बहुत ज़्यादा मीठा है उसमें मिलेगा, जब कम वाला मिलेगा तो कुल मिला करके थोड़ा उसका पावर क्या होगा, थोड़ा कमेगा ही, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे सुक्रोज जो होगा क्या होगा, इस फ्रक्टोज से थोड़ा कम मीठा होगा। सबसे अधिक फ्रक्टोज होता है, उसके बाद सुक्रोज मीठा होता है। चलिए अब माल्टोज के बारे में क्या, माल्टोज क्या होता है, दोनों का दोनों ग्लूकोज से ही बना होता है माल्टोज। चलिए अब बारी बारी से हम लैक्टोज का व्याख्या करेंगे, फिर सुक्रोज का करेंगे, फिर माल्टोज का व्याख्या करेंगे। चलिए लैक्टोज का व्याख्या करने से पहले कुछ एक रासायनिक अभिक्रियाएं बताएंगे, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, तब जाकर इसमें आएंगे। तो आपको हम बताए थे चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाइए, कैसा भी कार्बोहाइड्रेट खाइए, मोनो खाइए, ओलिगो खाइए, चाहे पोली खाइए, सभी कार्बोहाइड्रेट उसका सबसे जो रूप है ग्लूकोज, ग्लूकोज में ही आकर के टूटता है, टूटना पड़ता है। क्या कि ग्लूकोज को ही हमारी कोशिकाएं एक्सेप्ट करती है और किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ही टूटना है। अब देखिए ग्लूकोज में ही टूटना है, तब ग्लूकोज के साथ होता क्या क्या चीज़ है, किस तरह से क्या क्या चीज़ होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कभी ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, कभी ऑक्सीजन ग्लूकोज को थोड़ा कम ऑक्सीजन मिलता है, कभी ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। देखिए ग्लूकोज को कभी ऑक्सीजन क्या होगा, अधिक मिलेगा, ग्लूकोज को कभी क्या होगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम, जिसको हम क्या कहते हैं, हम अभाव कहते हैं। अभाव का मतलब नहीं होता है, मतलब क्या हमें पैसे की अभाव है, ऐसा मतलब यानी कि पैसे है ही नहीं है, अभाव है मतलब थोड़ा कमी है। उसके बाद कहीं ऑक्सीजन उसको क्या होगा, मिलेगा ही नहीं, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्थिति में क्या चीज़ होगा, समझिएगा ध्यान से। अगर यदि ग्लूकोज के हम बोले थे आपको कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज होगा और उसको तोड़ने के लिए कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। अगर जिसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बराबर मात्रा में जा रहा है, अधिक मात्रा में जा रहा है, तो ग्लूकोज को तोड़ते रहेगा, ग्लूकोज टूटेगा अच्छा से और वह क्या होगा, ऊर्जा बनाते रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा, और क्या होगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होते रहता है आराम से, नो टेंशन, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। यह अभिक्रिया आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, हमारे कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, बहुत बार बताया इस चीज़ को। चलिए अब अगर यही ग्लूकोज में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तब क्या बन जाता है कि उसको पूर्ण रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वह बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऊर्जा भी बनेगा प्लस एटीपी, ठीक है। लैक्टिक अम्ल। आप देखिए कैसे होता है, यह कब ऐसा स्थिति कब पैदा होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है ना ग्लूकोज को कम मिलने लगता है। एक बात नॉर्मल से एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, जब कोई भी आदमी से डेट कर जाता है, जो मर जाता है, तो होता है नहीं कि हाँ कि पहले उसके शरीर के अंदर तो ग्लूकोज तो रहता है, क्या भोजन खाया हुआ पहले से रहता है, तो उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज रहता है। अब क्या हुआ, मर जो डेट वो किया तो उसमें थोड़ा से होता है, श्वसन के बाद में तो डेट करता हुई ना, तो उस समय क्या होता है कि जब वह डेट कर जाता है तो ऑक्सीजन उसको मिलना क्या होता है, कम जाता है, कि ऑक्सीजन उसको मिलना धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन उसको मिलते रहेगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, हाँ, लेकिन पहले से जो उसके शरीर के अंदर जैसे होता है सांस लिया एक तरह से एकाएक डेट कर गया, तो जो सांस जो अंदर गया जो था वह ऑक्सीजन क्या होगा, उसके बाद तो फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन का उसको क्या होगा, पहले कमी होगा, उसके बाद ऑक्सीजन पूर्णतः उसको मिलना बंद होगा। जब ऑक्सीजन उसको कमी होगा तो क्या होगा,
ग्लूकोज तो उसके शरीर में था, ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड क्या करता है, दो तरह का कार्य करता है। एक क्या करता है कि एक दर्द पैदा करता है शरीर के अंदर, और दूसरा क्या करता है, शरीर में अकड़न पैदा करता है। वही होता है कि जो डेट कर जाता है उसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, उसका ग्लूकोज क्या चीज़ का निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। और लैक्टिक एसिड दो चीज़ क्या, एक दर्द पैदा किया, एक अकड़न पैदा किया। अकड़न मतलब क्या, बॉडी को, वहाँ के मांसपेशी को टाइट कर देता है। इसी के कारण से क्या होता है कि कोई आदमी जब डेट कर जाता है तो उसका बॉडी टाइट हो जाता है, उसका बॉडी जल्दी मुड़ता नहीं है सही से, ठीक है। और दर्द भी होता है, लेकिन जो मर गया उसको दर्द का क्या एहसास होगा, ठीक है, वो दर्द एहसास वो नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, वही अभिक्रियाएं ऐसा बात नहीं कि मरेंगे तभी वो अभिक्रियाएं होंगी, ठीक ना, हमारे शरीर के अंदर जिंदा में भी होगा। कब होता है कि जैसे एक तरह समझिएगा, हम कंटिन्यू अभी बोल रहे हैं, बोलते बोलते क्या होता है कि हम कहाँ तक की कोशिका, यहाँ तक की कोशिका का इस्तेमाल हो रहा है। अब जहाँ पर का कोशिका का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वह कोशिका क्या सोचता है कि और अधिक हम ऊर्जा बना के दे, क्या काम यहाँ लगातार इस क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ ऊर्जा और अधिक चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, ग्लूकोज तो रहता है ही कोशिका के अंदर, लेकिन शरीर वहाँ पर क्या करता है, जो श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन जो पहुँचता है यहाँ तक, जहाँ का कोशिका ज़्यादा कार्य कर रहा है, वहाँ पहुँच सही से नहीं पाता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, कम मात्रा में पहुँच पाता है। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँच पा रहा है तो यही रिएक्शन हो जाता है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कम मात्रा में एक तरह से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड बनाता है तो आपको बताए थे दो चीज़ पैदा करता है, एक दर्द पैदा करता है और एक क्या, अकड़न पैदा करता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा देर तक बोलने के बाद भी क्या होता है, इस क्षेत्र में दर्द पैदा होता है। और अकड़न मतलब क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ धीरे धीरे सख्त होती जाती है। वही प्रक्रिया एक तरह से हम लोग रनिंग जब करते हैं, बहुत तेज़ रनिंग करते हैं, करते करते उससे क्या होता है, जो हमारे पैर की कोशिकाएँ होती है वहाँ का ऊर्जा ज़्यादा खपत होना शुरू होगा ही, इसलिए वहाँ की कोशिका क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा बनाना शुरू करता है। क्या काम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, कोशिका तो बनाना चाह रहा है, लेकिन वो उस कोशिका तक क्या होता है कि ऑक्सीजन पूर्ण रूप सही से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण पैरों में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल क्या करेगा, पैर में दर्द पैदा करेगी और वहाँ पे अकड़न पैदा करेगा। तो होता है क्या चीज़ कि उस जैसे अब रनिंग बंद कर दिए हैं तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं या उसको मालिश करवाते हैं। गर्म पानी से सेकना, मालिश करना इसलिए होता है क्योंकि वह जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल को फैलाव करने के लिए, मतलब तितर बितर करने के लिए हम लोग वैसा कार्य करते हैं, मालिश करते हैं या एक तरह से पैर हाथ दबाते हैं बच्चे से, या तो गर्म पानी सेकते हो, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल को तितर बितर करते हैं। लैक्टिक अम्ल इधर उधर फैल जाएगा, उसका प्रभाव थोड़ा कम जाएगा तो दर्द धीरे धीरे कम जाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है कब, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन की कमी होगी। एक और स्थिति होता है जब ऐसा कार्य होता है, बताते हैं अभी, चलिए समझते हैं यहाँ पर। चलिए इसका अनुपस्थिति के बारे में बताए थे पहले भी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खमीर या ईस्ट के साथ अभिक्रिया करता है तो इथेनॉल जिसको हम क्या कहते हैं, यह एक शराब है। इथेनॉल ही होगा, यह एक क्या है, शराब है। यह शराब का निर्माण करता है, प्लस में एटीपी ग्रुप में ऊर्जा भी। तो इसके बारे में बताए थे जब अंगूर के बारे में बताए थे, जब मोनोसेक्राइड जब पढ़ा रहे थे उस समय, जब ग्लूकोज में बताए थे कि जन ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। तो अंगूर से जो शराब बन रही थी उसमें ग्लूकोज में क्या करता था, उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन थोड़ा भी नहीं दिया जाता था, उसमें खमीर या ईस्ट या एक जाइमेज एंजाइम होता है, वो डाल देने से क्या बन जाएगा, वो शराब का निर्माण हो जाएगा। चलिए उसमें थोड़ा सा एक और उदाहरण हम लेके चलेंगे, फिर इसको और बता देंगे एक बार। चलिए, दो तरह से लैक्टिक अम्ल बन चुका है, एक आदमी जब डेट कर जाता है तब बन जाता है, एक जो हम अत्यधिक हार्ड मेहनत करते हैं तब बन जाता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, जो हम लोग के जैसे दूध जो होता है, समझिएगा ध्यान से, दूध से जो हम जो दही बनाते हैं किस प्रक्रिया से बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो दूध जो है, दूध से दही, दूध जो है ना एक तरह से, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हम बताए दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। देखिएगा क्या चीज़ होता है, लैक्टोज होता है। तो उसमें दूध में क्या होता है, जो लैक्टोज होता है तो उसको क्या करता है, एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। हम लोग जो एक तरह जोरन जो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं पूरे दूध, तो पूरे और दूध को वो क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो दूध को दही में किसकी सहायता से बदला जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। जीवाणु वही बैक्टीरिया, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, अन्यथा कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। तो देखिए, कुछ जीवाणु कुछ बैक्टीरिया क्या होता है हमारे शरीर के लिए नुकसान, जैसे टीबी की बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है,
लेकिन ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद है, कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। यह क्या करता है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया ये हमारे पाचन शक्ति को और दृढ़ और मजबूत बनाता है। चलिए, तो यह लैक्टोज को क्या करता है, इसमें एक तरह से लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसको किस में बदल देता है, दही में बदल जाता है। दही में कैसे बदलता है समझिएगा ध्यान से, दही में तो बदलता है। ये दही में क्या पाता है, लैक्टिक एसिड, नाम सुने होंगे, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। चलिए, अब यही आधार पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि दूध जो होता है मीठा होता है किसके कारण से, या लैक्टोज के कारण। लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मीठा होता है। तो दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। और दही जो होता है बन गया, जो इससे किसके कारण दही बना था, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही बना था। और वो क्या बन गया, वो लैक्टिक एसिड बन गया। तो दही जो होता है खट्टा होता है किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। अम्ल स्वाद में क्या होता है, सदैव खट्टा होता है। तो अब क्या हो गया, समझ में आ गया कि दही क्यों खट्टा होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध क्यों मीठा होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। अब दूध को दही में बदलने वाला कौन जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। और समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो बार बार भी तक समझा रहे थे कि लैक्टिक अम्ल बनने के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हुई, यहाँ पे भी क्या हुआ, O2 की कमी हुई। कहाँ कमी हो रहा है समझिएगा ध्यान से। हम लोग जब दूध से दही जब बनाते हैं उस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो घैले का इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर से पूरा कपड़े से पूर्ण रूप में ढक देते हैं। ऐसा बात नहीं कि उसमें ऑक्सीजन कुछ भी नहीं जाना चाहिए, हाँ कपड़े से ढकते हैं इसीलिए है कि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन उसमें जाए। ठीक है, सेम टू सेम ये तीन तरह से, एक तरह से ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। चलिए, एक तरह से ग्लूकोज ये तीनों, और एक तरह से और ये भी बता दिए थे, ग्लूकोज को यदि कुछ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब क्या किया जाता है, उसमें खमीर या यीस्ट डाल देंगे। उसके बाद या तो जैमेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, शराब बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों एक तरह से विक्रिया आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं लैक्टोज के बारे में। तो ये समझ में आ चुका होगा लैक्टोज कौन से शर्करा है, लैक्टोज एक दूध वाली शर्करा है। इसी लैक्टोज से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है कौन, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑक्सीजन की थोड़ा सा कमी होने के कारण। और दूध क्या होता है, जो मीठा होता है लैक्टोज के कारण होता है, दही खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए, अब ये लैक्टोज की कहानी कैसे खत्म। अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना था, ग्लूकोज से और प्लस फ्रक्टोज से। अगर लिखना है तो बस यही लिखना है लैक्टोज के बारे में, बस यही लिखना है कि यह दूध वाली शर्करा है, यह दूध वाली शर्करा है। ठीक है, अब चलिए सुक्रोज के बारे में क्या है, ग्लूकोज प्लस क्या है, फ्रक्टोज। देखिए हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्या है कि फ्रक्टोज का फ्रक्टोज ही होगा, ग्लूकोज का ग्लूकोज ही होगा, सुक्रोज का सुक्रोज ही, हिंदी थोड़ा इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, ये फ्रक्टोज है। अब क्या है, फ्रक्टोज क्या है, प्रकृति में सबसे मीठा है, या थोड़ा ये ग्लूकोज उससे कम है। तो इसके कारण क्या होता है, जो फ्रक्टोज जो होता है प्रकृति में सबसे मीठा में 1 नंबर पे चला जाता है। इसमें थोड़ा मिलावटी आ गया ग्लूकोज का, तो जिसके कारण कुल मिलाकर के सुक्रोज कितना स्थान पे चल जाता है, ये 2 नंबर पे चला जाता है। ठीक है, तो यह किसमें पाया जाता है, सुक्रोज। सुक्रोज एक तरह समझिएगा पाया जाता है, ये गन्ने में पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण गन्ना जो एक तरह से हम लोग जूस उसका पीते हैं, जिसके कारण क्या कहा जाता है, इसको गन्ने वाली शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, गन्ने वाली शर्करा कहते हैं। और एक और चीज, इसको कहते हैं टेबल शर्करा कहते हैं। टेबल शर्करा क्यों कहते हैं, कोई इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि टेबल शर्करा कहेंगे। नॉर्मली समझिएगा, जो गन्ने वाली शर्करा, गन्ने से क्या बनती है, 2 चीज बनता है, एक गुड़ बनता है, एक क्या बनता है, चीनी बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चाय पीते हैं तो कहाँ टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं, ठीक है ना। और उस चाय में क्या होता है, टेबल पे ही एक तरह से क्या देता है, उस चाय में चीनी दिया जाता है ऊपर से। बस वो जो टेबल पे बैठ के जो चाय पीने का जो कार्य करते हैं, जिसके कारण अक्सर टेबल पे रखा जाता है चीनी को, इसलिए क्या आता है, इसको टेबल वाली शर्करा कहता है। अब समझिएगा ध्यान से, यह जो गन्ने वाली शर्करा, जो गन्ना से 2 चीज़ बनता है, एक गुड़ बनता है,
एक चीनी बनता है, तो दोनों में इसको हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ज़्यादा है। फायदेमंद ज़्यादा हमारे शरीर के लिए गुड़ है। और एक तो समझिए चीनी एक टॉक्सिक पदार्थ है, समझिएगा ध्यान से। वो क्या होता है, कुछ जहरीला भी होता है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक फैक्ट्री में, जब जो चीनी मिल का फैक्ट्री था, वहाँ पर जो द्रव पदार्थ था, उस द्रव पदार्थ को क्या, जो जिससे क्या होता है ना, चीनी का शुद्धिकरण करवाया गया था, तो उसमें जो उसका जो द्रव पदार्थ था, उस द्रव पदार्थ को क्या किया, बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गया था, तो उसको कहीं फेंकने के लिए उसको जगह नहीं मिला, तो उसको पास के खेत में फेंक दिया गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, वो जिस खेत में फेंका गया, वह खेत क्या, वो पूरी रूप से जल गया, वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया खेत। अब बताइए, वह फसल नष्ट हो गया तो हमारे शरीर के लिए भी क्या होगा, वह नुकसानदेह ही होगा, ठीक है। और यह जो गुड़ जो है, गुड़ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है। और यह क्या करता है, इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। यह हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट चीज़ें हैं उसको साफ करने का काम करता है गुड़। कहा गया है एक तरह से कि यदि मॉर्निंग टाइम में कम से कम 50 ग्राम एक तरह से खाली पेट भी यदि उस शक्कर को खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग सब जो है गुड़ का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। चीनी तो पहले उतना थी नहीं, और चीनी को एक तरह से क्या करता है, शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमारे ख्याल से चीनी हर जगह से लगभग गलत है, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या तो ना करना चाहिए। सबसे अच्छा है उसकी जगह पर गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए, ये सुक्रोज कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा जो आता है माल्टोज। ये माल्टोज जो है, इसमें दोनों का दोनों क्या चीज होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। दोनों का दोनों क्या आता है, ग्लूकोज होता है। अब देखिए, समझिए ध्यान से, इसके उदाहरण में क्या क्या चीज़ें समझिए ध्यान से। जैसे हम लोग का जब बिहार पुलिस का जब रनिंग चल रहा था, रनिंग के दौरान मेरे जो पिताजी हैं वो बोलते थे कि चना जो है, चना को फुला करके खाओ, अंकुरित चना खाओ, अंकुरित मूंग खाओ, अंकुरित से जो गेहूं का जो बीज है उसको अंकुरित करके खाओ। वो क्यों कह रहे थे अंकुरित खाने के लिए, कारण यह था कि जो अंकुरित जो जितने भी अनाज है, जितने भी हैं, इसमें क्या पाया जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों कि जितने भी अंकुरित अनाज हैं उसमें क्या पाया जाता है, यह माल्टोज पाया जाता है। चलिए ध्यान से, तो ये जो है अंकुरित जो है, ठीक ना, ये क्या है, एक तरह से देखिए, ये यहाँ पे चना अंकुरित है, ये क्या है, मूंग अंकुरित है। इस अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। यह माल्टोज में क्या था कि यह माल्टोज बनता है कैसे, इस माल्टोज में क्या था, दोनों का दोनों ग्लूकोज होता है। जब दोनों का दोनों ग्लूकोज होता है, ऊर्जा क्या होगा, ये अधिक देगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, माल्टोज को माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको माल्ट शर्करा कहते हैं। माल्टोज को माल्ट शर्करा कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है, तो अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित अनाज में यह पाया जाता है। अब एक तरह से हमारा एक तरह से जो डाइसैकेराइड था उसमें से लैक्टोज खत्म हो चुका है। लैक्टोज को क्या बोले थे, दूध वाली शर्करा बोले थे। सुक्रोज खत्म हो चुका है, सुक्रोज को क्या बोले, गन्ने वाली शर्करा या टेबल शर्करा बोलते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा। यह किसमें पाए जाते हैं, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। चलिए, एक तरह से ये खत्म हो चुका है। अब हमारी बारी किसकी आएगी, डाइसैकेराइड खत्म हो चुका है। अब तीसरा नंबर बारी आएगा मेरा पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। हिंदी भी सेम होता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पोली का मतलब ये होता है बहुत, और सैकेराइड मतलब क्या हुआ, सैकेराइड मतलब क्या हुआ, सैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का असह मात्रक है। यानी पॉलीसैकेराइड मतलब, पोली मतलब हो गया बहुत, पोली का मतलब हो गया बहुत, और सैकेराइड मतलब क्या हुआ, सैकेराइड। सैकेराइड मतलब क्या हुआ, सैकेराइड हुआ। इसका मतलब बहुत सारे सैकेराइड मिलकर के बनता है, बहुत सारे सैकेराइड मिलकर के बनता है। बहुत मतलब क्या, 10 से अधिक सैकेराइड का मिलकर के निर्माण होता है। किसका, पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, ठीक ना। तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत 2 तरह के समूह आते हैं, ठीक ना। यानी 10 से अधिक सैकेराइड से मिलकर बनेगा तो यह 2 तरह से निर्माण होता है। एक होता है होमो पॉलीसैकेराइड, होमो पॉलीसैकेराइड। एक होता है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। देखो, होमो पॉलीसैकेराइड मतलब, होमो मतलब क्या होता है, होम मतलब क्या होता है, घर होता है। एक घर में सब लोग क्या होता है, एक समान होते हैं,
एक ही जैसे लोग लगभग होते हैं, सबका डीएनए एक समान होता है, ठीक ना, लगभग। उसी तरह से क्या होता है कि होमोपोलीसेकेराइड मतलब कि एक समान बहुत सारे सेकेराइड। इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे, होमो मतलब क्या हुआ, एक समान हो जाएगा, पोली मतलब क्या हुआ, बहुत हो गया, सेकेराइड मतलब एक समान बहुत अधिक सेकेराइड। यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि अगर यदि ग्लूकोज क्या है, एक सेकेराइड है, यदि ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज से ही सब बने रहना चाहिए, ग्लूकोज से ही सब बनेगा, ठीक है। अगर यदि कोई फ्रक्टोज से बना है तो फ्रक्टोज से ही सब बनना चाहिए। लगभग कितना होना चाहिए, कम से कम 10 से अधिक, ऊपर का एरो मतलब 10 से अधिक, या इस तरह से 10 से अधिक मतलब 50, 60, 100, 1000, 2000, 3000 कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं रहता है, ठीक ना। बशर्ते होमो में क्या क्या होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। अब पोली में क्या होता है, पोली में एक ग्लूकोज हो जाएगा, फिर कभी फ्रक्टोज आ जाएगा, कभी गैलेक्टोज आ जाएगा, कभी फिर फ्रक्टोज आ जाएगा, मतलब मिक्सिंग चेंज करके होता है। या 8 गो अगर दीजिए ग्लूकोज, उसमें एक भी फ्रक्टोज आ जाता है तो वो किस में चला जाएगा, वो हाइड्रोपोलीसेकेराइड में चला जाएगा। तो अब हम उसका उदाहरण देखेंगे कि होमोपोलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है और हेटेरोपोलीसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है। चलिए देखिए, जो होमोपोलीसेकेराइड्स का उदाहरण कौन कौन सा है, आप नाम सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। एक ग्लाइकोजन है, दूसरा स्टार्च है, तीसरा काइटिन है, चौथा सेल्यूलोज है, ठीक है। अब देखिए होमो में कौन कौन सा हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, स्टार्च हुआ, काइटिन हुआ, सेल्यूलोज हुआ। अब ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, हम इसके बारे में अब जानकारी हासिल करना चाहेंगे। चलिए देखिए, ग्लाइकोजन क्या चीज़ है कि नॉर्मल से समझिएगा ध्यान से, कि कोई भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जैसे यहाँ भोजन ग्रहण किए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, भोजन ग्रुप में क्या ग्रहण किए हम, कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण किए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, या पच करके क्या बनेगा, यहाँ पे छोटी आंत के पास ग्लूकोज बनता है, बहुत बार इस चीज़ का हम जिक्र कर चुके हैं। अब ये ग्लूकोज का क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या चीज़, या ग्लूकोज क्या होता है कि यहाँ जो नस गुजरती है कोशिका की ओर जाती हुई जो नस होती है, उसमें ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ से छोटी आंत क्या करता है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, उस नस में डाल देता है। या जो नस में जो ब्लड जो जाती रहती है, गमन करती रहती है हमेशा, इस ब्लड में क्या करता है, ये छोटी आंत क्या करता है, इस ग्लूकोज को, जो पचे हुए ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, इसमें डाल देता है। अच्छा चीज़ है, कहीं ग्लूकोज इसमें आएगा तब ना, इस तरह से जाएगा कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाएगा, तब उसको ऑक्सीजन तोड़ेगा, तब ऊर्जा बनेगा। बात तो सही है, अच्छा ये जरूरी है, परंतु दिक्कत यहाँ होती है कि यह जो ग्लूकोज है, इसका मात्रा यदि बहुत अधिक बढ़ने लगे, इसी नसों में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगे, तो आपको पहले बताए थे, अगर ये नस में यानी ब्लड में, इसी नस से वो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ने लगती है तो एक बीमारी होती है, इसको डायबिटीज कहते हैं, या शुगर कहते हैं, चीनी बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो वह होने का मुख्य रीजन होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना। तो देखिए, इसका एक उपाय हमारे शरीर के अंदर खुद ही है। यदि ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो हमारा शरीर पहले खुद इलाज करता है। इलाज क्या करता है कि एक हार्मोन्स होता है, ठीक है, हार्मोन्स वो क्या करता है कि अगर यदि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है, आवश्यकता तो है लेकिन आवश्यकता से अधिक हो गई है, तो उसको क्या करता है, यहाँ से उस ग्लूकोज को उठा करके यहाँ ला के रख देता है। कहाँ रख देगा, इस लीवर के पास। जितना ग्लूकोज यहाँ अधिक होते जाएगा, सबको यहाँ जमा करते जाएगा, यहाँ पे एक तरह से ढेर हो जाएगा ग्लूकोज का, बहुत सारा ढेर हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे लीवर के पास जमा करता है, और एक कहाँ पे जमा करता है, यह जो हम लोग का मांसपेशी होता है, ये जो त्वचा जो है, ये त्वचा के अंदर के लेयर में यह जमा होता है। कहाँ जमा होता है, दो जगह जमा होता है। यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो तो एक लीवर के पास जमा होता है, एक कहाँ होता है, ये त्वचा के अंदर का एक लेयर होता है, उस लेयर में आके जमा होता है। यह जो जमा जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यह ग्लूकोज यहाँ जो जमा हो रहा है, एक ग्लूकोज का एक ढेर हो रहा है, एक तरह से जमा जो हो रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, या कह सकते हैं ग्लूकोज के ढेर को क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोजन कहेंगे। बस ग्लूकोज है वो अत्यधिक रूप में जमा है तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ रहता है, लीवर के पास रहता है, ठीक है। सो यहाँ इस क्षेत्र में पड़ता है हम लोग का लीवर के पास रहता है, और कहाँ रहता है, त्वचा के निचले स्तर में पाया जाता है। कौन, ग्लाइकोजन। या ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, या ग्लूकोज का बना हुआ है। तो यही एक तरह से कह रहे हैं, पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे एक तरह से मोनोसेकेराइड मिलकर के, मतलब कि लगभग 10 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर के किसका निर्माण करता है, पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे भी क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के किसका निर्माण किया है, ग्लाइकोजन का निर्माण किया है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज़, ये ग्लाइकोजन काम क्या करता है, इसका क्या काम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह समझेंगे। अब देखिए कि बाद में क्या हो गया कि कोई आदमी फास्टिंग कर लिया, पर्व करता है, आप लोगों के सब धर्म में लगभग पर्व के प्रचलन है,
ठीक है। अब फर्म करता है तो वो क्या करता है, पहले जो भर भर के जो खा रहे थे, ग्लूकोज जो बढ़ा रहा था, भरदम खा खा करके ग्लूकोज जो बढ़ा रहा था, उसको क्या किया था, ग्लाइकोजन ग्रुप में जमा कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, कोई उपवास करता है तो वो खाना खाना क्या करता है, बंद कर देता है। अब खाना खाना बंद कर देगा तो वो कार्बोहाइड्रेट से खाया खाना जो खा रहा था, कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ग्लूकोज में आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, छोटी आंत ग्लूकोज को देना कम कर देगा। अब जो ब्लड में जो ग्लूकोज था, वह जब ग्लूकोज यहाँ आएगा तो ऊर्जा तो बनेगा ही। अब ब्लड में जो ग्लूकोज कम नहीं लगेगा तब, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज होगा तब ना एक तरह से कोशिका को, या ब्लड जाकर के उसको ग्लूकोज देगा कोशिका को। अब क्या हो रहा है, यहाँ से खा ही नहीं रहा, यहाँ से ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, तो वो ब्लड में क्या देगा, अब कमी हो गया। उस समय क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ से जो एक और चीज, यहाँ से जो ग्लूकोज को, यहाँ से अत्यधिक ग्लूकोज को यहाँ ले जाने का कौन काम कर रहा था, इंसुलिन। कौन कर रहा था, इंसुलिन करता है, ठीक है। यह इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये जो पीला पीला जो दिख रहा है, अग्न्याशय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अग्न्याशय, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम पैनक्रियाज। ये आगे और चैप्टर में बहुत बार आएगा, उसका जो बारी बार से उसका हम व्याख्या करेंगे। तत्काल ये समझिए, अगर यदि ब्लड में अधिक हो गया है ग्लूकोज तो उसको लीवर के पास जमा करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। वहीं अगर यदि यह ब्लड में, इस ब्लड में ग्लूकोज यदि कम गया है तो अब कहाँ से लाएगा, भोजन तो खा नहीं रहा आदमी, तो वही जो जमा किया हुआ जो रहता है ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, वो लेकर के आता है किसमें, ब्लड में। तो ले जाने का काम कौन कर रहा था, इंसुलिन। अब उसको लेके आने का काम एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन, मतलब ग्लूकोज गॉन मतलब जाओ, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज कहाँ होता है, यहाँ आ जाता है ब्लड में, ठीक है। एक तरह से यह मैन कार्य कौन करता है, एक तरह से यहाँ से यकृत करता है। यदि ग्लूकोज अधिक हो गया हो ब्लड में तो अपने पास रख लेता है, किस रूप में रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। अगर यदि वही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम गई है तो उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ करके क्या पहुँचाता है, ब्लड के पास फिर से वह ग्लूकोज पहुँचा देता है। ऐसा बात नहीं लीवर के पास होती है, त्वचा के पास भी यही प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि उपवास भी करना जरूरी है, अन्यथा यह जो ग्लाइकोजन जो जमा जो हो रहा था, अगर यदि आप ये भी पूछ सकते हैं बाय द वे, ठीक है यहाँ ग्लूकोज अधिक हुआ, यहाँ से जमा हुआ ग्लाइकोजन बना, और आदमी खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा, खाना कम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज देते रहेगा। और इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ से जमा करते जाएगा। यहाँ जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा लीवर के पास, या हमारे एक तरह से या त्वचा के अंदर के लेयर के पास ज़्यादा प्रेशर बनेगा, इस ग्लाइकोजन को क्या करता है, लीवर बोला ठीक है तुम नहीं खपत कर रहे हो ग्लूकोज को, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो ना, यहाँ जमा कर रहे हो तो हम कहाँ रखेंगे इसको। तो ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को वसा में बदल देता है। वसा मतलब फैट, इसलिए लोग क्या होते हैं, मोटे होते रहते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से, अक्सर देखते होंगे कि कोई चावल बोलता है कि हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी एक तरह से खाता है। जो मोटा आदमी होता है वो क्या करता है कि वो चावल कम खाना चाहता है, रोटी ज़्यादा खाना चाहता है। तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसको क्या होगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा जमा होगा। ग्लाइकोजन ज़्यादा जमा होगा तो ग्लाइकोजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा, वसा में बदल जाएगा। वसा मतलब होता है फैट, फैट मतलब मोटापा आपको आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रक्रिया से एक तरह से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोजन एक तरह से क्या है, एक स्टोर फूड, एक जमा पूंजी है। यह तब काम देता है जब आप खाना बंद कर दिए हैं, उस समय यह काम आता है। इससे हम लोग में क्या होता है, हम लोग का गाँव जो क्षेत्र जो पड़ता है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जैसे बाढ़ आने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक बोरा चावल जो भी हो, दाल हो, सब कुछ क्या करते हैं, जमा करके रख देते हैं। क्या उस समय दुकान सब बंद हो जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, जो जमा हुआ रहता है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर भी क्या करता है, पहले खा करके क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है। जब खाना नहीं खाने लगता है तो यही ग्लाइकोजन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज देता है। क्या ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तब ना ऊर्जा बनेगा। चलिए, ग्लाइकोजन क्या चीज़ है ये आप कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। चलिए, अब अगला क्या चीज़ है, स्टार्च। देखते हैं, अब स्टार्च का हम टॉपिक लेके चलेंगे। स्टार्च जो है देखिए, ये जो स्टार्च है, स्टार्च क्या चीज़ है, स्टार्च किस में पाया जाता है, समझिएगा। दो कंडीशन में स्टार्च पाया जाता है। पहला हम कंडीशन समझेंगे, स्टार्च आया कहाँ से। आपको हम बताए थे कि जो पौधा जो है, पौधा क्या करता है,
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और जड़ से क्या ग्रहण करता है, वो जल ग्रहण करता है, जल यानी H2O ग्रहण करता है। उसके बाद क्या होता है कि यह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। क्या चीज करता है, सूर्य का प्रकाश। इसकी मदद से क्या करता है, यह दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, C6H12O6 क्या बनाता है, यह ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनाता है, यह ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, यहाँ भी क्या बन रहा है, देखिए ग्लूकोज बन रहा है ना। अगर यदि यहाँ भी वही चीज़ होता है कि जितना भी ये सब जितना पत्ता है, ये सब जगह, ये सब पत्तों में एक तरह से यह अभिक्रिया होती है, सब पत्तों, इतना सभी पत्ता में हो रहा है। ठीक है, अगर यदि यह सभी पत्ता एक तरह से सब जो है ग्लूकोज का निर्माण करने लगेगा, सब ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ठीक है, कर रहा है। लेकिन अगर यदि इतना अधिक निर्माण हो जाए कि इसका उपयोग अगर यदि पूरा इसका जो शरीर का जो इतना जो पौधे का जो भी पार्ट्स है इसका उपयोग नहीं कर पाएगा इस ग्लूकोज का, तब क्या होता है कि इस ग्लूकोज को अत्यधिक रूप में जो हो जाता है उसको ये लोग भी जमा करने का काम करता है। इससे हम लोग में ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं लीवर के पास, या एक तरह से मांसपेशियों के त्वचा के नीचे जमा करते हैं। ये लोग भी क्या करता है, यदि इसका पत्ता ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में बना लगता है तो इस सब जो अत्यधिक जो हो गया है उसको कहाँ जमा कर देता है, इस जड़ के पास जमा कर देता है। किस रूप में जमा करता है, तो ये स्टार्च के रूप में जमा करता है। इसका मतलब यह हो गया कि जो पौधा जो है, ठीक ना, पौधा ग्लूकोज को किस रूप में जमा करके रखता है, स्टार्च के रूप में। हम लोग क्या होता है, जो जीव जंतु है वो लोग किस रूप में जमा करता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग के लिए स्टोर फूड क्या होगा, ग्लाइकोजन। पौधे के लिए स्टोर फूड क्या होगा, स्टार्च। और ग्लाइकोजन को कहा जाता है मानव स्टार्च कहते हैं। मतलब वही हुआ ना, एक तरह से स्टार्च वही, एक तरह से ग्लूकोज का ही, एक तरह से ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज का मिलने से क्या बना है, स्टार्च बना है। हम लोग में ग्लूकोज के मिलने से क्या बना है, ग्लाइकोजन बना है। खाली नाम अलग अलग, लेकिन बात तो वही है, ये भी ग्लूकोज से बना है, एक तरह से ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से ही बना है। बस बशर्ते यही है कि हम लोग के शरीर में ग्लाइकोजन उसका नाम रखा गया है, आप पौधे के शरीर में उसको स्टार्च नाम रखा गया है, कोई खास अंतर नहीं है। तो ये स्टार्च समझिएगा ध्यान से, किसमें पाया जाता है, जैसे चावल जो है, चावल में बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसलिए कहा था कि चावल को आप ऐसे पकाने से पहले जो ज़्यादा धो लेते हैं तो उससे कि उसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसके साथ स्टार्च बाहर निकल जाता है। ज़्यादा देर नहीं धोना चाहिए, एक से 2 बार धोए बस, वही काफ़ी है। एक और कंडीशन क्या होता है, हम लोग के तरह से होता है जो कुकर के अलावे जो हम लोग बनाते हैं बर्तन में, कुकर के अलावे जो बर्तन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसका जो मांड जो होता है वो मांड को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। मांड मतलब क्यों कह रहे हैं, तो स्टार्च को ही कहा जाता है, मांड भी कहा जाता है। ठीक है, समझिए ध्यान से, स्टार्च को ही क्या कहा जाता है, मांड भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चावल को रख लेते हैं, उस मांड को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जितना भी स्टार्च था उस मांड में ही था। हम जो चावल खा रहे हैं उसमें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ वही जो कुकर में बनने वाली चावल है उसमें मांड क्या होता है, उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या वो ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ कि स्टार्च जो है, स्टार्च के लिए एक और चीज़ फेमस है, वो आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्टार्च ले लीजिए, एक आलू होता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है, चाहे चावल ले लीजिए स्टार्च पाया जाता है। तो आलू को क्या कीजिए, इस तरह से कटिंग कर दीजिए। ठीक है, कटिंग करने के बाद उसमें आयोडीन डालिए। जब आयोडीन डालिएगा ना उस आलू पे, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से समझिएगा ध्यान से, कि वो नीला और काला कलर का हो जाता है। या तो कि नीला कलर हो जाएगा या तो काला कलर का हो जाएगा, उसका कलर में क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन टेस्ट किस पे होता है, स्टार्च पे होता है। पूछा गया प्रश्न ये चीज़ है कि आयोडीन टेस्ट किस कार्बोहाइड्रेट पे होता है, तो याद रखिएगा किस पे होता है, वो स्टार्च पे होता है। चलिए अगला आप देखते हैं काइटिन। ठीक है ना, एक और चीज़ आप समझ चुके हैं आप लोग कि ग्लाइकोजन किससे बनता है, जो ग्लाइकोजन का जो निर्माण होता है किससे होता है, ग्लूकोज से। किससे होता है, ग्लूकोज से। ठीक है, यह स्टार्च का निर्माण किससे हुआ है, ग्लूकोज से। ठीक है, उसके बाद ये जो काइटिन जो है, या काइटिन का निर्माण किससे होता है, एन एसिटाइल, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से यह काइटिन का निर्माण हुआ है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, मतलब इसको शॉर्ट में लिखते हैं NAG। ठीक है, समझिए ध्यान से, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज के तरह से ढेर बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के ग्लाइकोजन बना है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बना है, स्टार्च बना है। और NAC मतलब क्या हो गया
कि NaC का जो बहुत अत्यधिक मात्रा में NAG मिला, उससे क्या भी हो गया, काइटिन का निर्माण हो गया। तो काइटिन क्या चीज़ है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। काइटिन एक तरह समझिएगा ध्यान से, कुछ जीव का जैसे बॉडी का कवरिंग का काम करता है, उसको एक तरह से कवर करने का काम करता है ताकि उसके आंतरिक जो भी अंग है वो सुरक्षित रहे। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझिए, देखिए ये काकरोच है, ठीक ना। काकरोच का जो ऊपर का जो उसके फीट एक तरह से जो परत जो है ये दिख रहा है, ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। यह क्या करता है, उसके शरीर के लिए कवरिंग का काम करता है। ऑक्टोपस का बाहरी सतह जो होता है ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। या केकड़ा का जो बाहरी जो सतह होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो उसको आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। ये मछली एक तरह से है, इसका भी जो बाहरी सतह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, जो कि उसके आंतरिक अंगों को सुरक्षा करने का काम करता है। ये क्या हो गया एक तरह से समझे। बिच्छू जो है इसमें भी क्या पाया जाता है, उसका बाहरी सतह किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और ये क्या है, ये कवक है, कवक का भी बाहरी सतह किसका होता है, काइटिन का बनाता है। कवक क्या होता है नॉर्मल समझिएगा, एक तरह से कहीं भी सड़े गले जगह पे एक तरह समझिएगा छाता ऐसा होता है ना, छाता के आकार का उगता है पौधा, व्हाइट टाइप्स का। हम लोग एक तरह से उसको कहते थे गोबर छत्ता कहते थे। ऐसा इसलिए कहते थे कि हम लोग के गाँव में जो गोबर होता है, गोबर बहुत दिन तक रह जाता था, ठीक ना, सड़ जाता था, उसी में यह होता है। अक्सर सड़े गले जगह पे ही यह होता है, ठीक ना। इसका जो आकार जो होता है, जो छाता हम लोग जो बरसात के समय इस्तेमाल करते हैं, उसी के इसका आकार था, ठीक है। इसलिए हम लोग बचपन में उसको गोबर छत्ता कहते थे, ठीक है। ये काइटिन क्या चीज़ समझ में आ गया। काइटिन का निर्माण किससे हुआ, NAG, ठीक है। इसको शॉर्ट क्या कहेंगे हम, नाक कह सकते हैं। चलिए अगला क्या बारी आता है, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या चीज़ है समझिएगा ध्यान से। हम लोग का जो एक तरह से जो कोशिका का जो निर्माण, हम लोग जो कोशिका जो बना हुआ है, ठीक है। यह देखिए कोशिका जो है, तो यह क्या होता है, इसके बाहर एक लेयर होता है, बाहर एक परत होता है, जो क्या करता है, उसको अंदर कोई भी चीज़ जाने से एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। कोई अंदर से कोई चीज़ जाएगा, उसके इजाज़त से अंदर जाता है, ठीक है। तो यह कोशिका दो प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका होता है, एक पादप कोशिका होता है। जो जंतु कोशिका होता है यानी हम लोग का जो कोशिका है, पादप कोशिका, दोनों में अंतर क्या चीज़ होता है कि हम लोग की कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ये जो बाहरी लेयर जो होता है हम लोग का किसका बना होता है, कोशिका झिल्ली का बना होता है, ठीक है। पादप में क्या होता है, कोशिका झिल्ली तो होता है ही, यदि कोई पादप का कोशिका है तो कोशिका झिल्ली तो होगा ही, उसके साथ साथ ऊपर से क्या आता है, एक कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, कोशिका भित्ति होता है, यह क्या होता है, मोटे परत में होता है। तो एक समझिएगा ध्यान से, तो अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसका संख्या अधिक है, जंतु का संख्या अधिक है या पौधे की संख्या अधिक है। पौधे की संख्या अधिक है, उसकी प्रजाति की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। तो जिसकी संख्या अधिक होगी, ठीक है ना, उसी का सब कुछ अधिक होगा ना। तो जो जैसे पौधे जो पौधे का एक तरह से क्या, कोशिका भित्ति जो होता है, पौधे में क्या पाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। हम लोग किस क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जो इंटरनली हम लोग का जो होता है मनुष्य का, समझिए ध्यान से, या जंतु का क्या हो गया, कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। वही पादप का क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। जंतु में कोशिका झिल्ली होता है, पादप में कोशिका भित्ति होता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, यह जो कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, यह बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होगा, यह बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। और यह जो कोशिका भित्ति होता है, यह कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का। आप समझिएगा ध्यान से, तो जितना भी जो हमारे शरीर का जितना भी पार्ट सब किससे बना है, कोशिका से। और पौधे का भी जितना भी पार्ट सब किससे बना है, कोशिका से। हम लोग का आकार ज़्यादा बड़ा है कि पौधे का आकार ज़्यादा बड़ा है, तो पौधे का आकार ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, उसकी कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, तो उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो किसका पाया जाएगा उसमें, वो सेल्यूलोज का बना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पूरी दुनिया में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता
है। तो एक बात एक तरह से, चलिए, सेल्यूलोज क्या है, दुनिया में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। और इसका जो निर्माण होता है नॉर्मल, एक और चीज़ समझिए, क्लासिफिकेशन जो हुआ है एक तरह इसमें देखिएगा ध्यान से, यह जो ग्लाइकोजन जो होता है ना, इस सब में अंतर क्या चीज़ समझिए, यह ग्लाइकोजन जो बना हुआ है किस प्रकार का ग्लूकोज से बना है, यह अल्फा ग्लूकोज से बना है। स्टार्च भी किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। लेकिन यह सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बना है, लेकिन यह किस ग्लूकोज से बना है, यह बीटा ग्लूकोज से बना है, यह बीटा ग्लूकोज से बना है। जिसके कारण क्या होता है कि जो अल्फा ग्लूकोज जो होता है, अल्फा ग्लूकोज को पचाने का क्षमता एक मानव में होता है, वहीं यह जो बीटा ग्लूकोज जो होता है, बीटा ग्लूकोज को पचाने की क्षमता हम लोग में नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस बीटा ग्लूकोज को पचाने की क्षमता वो जानवर में होता है। इसलिए गाय भैंस बकरी जो होता है वो लोग घास खा लेता है, क्योंकि क्या हुआ, पौधे में क्या पाया जाता है, वो उसमें क्या पाया जाएगा, एक तरह से वह सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज में कौन सा ग्लूकोज होगा, वह बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, बीटा ग्लूकोज को वो पचा सकता है, जीव जंतु पचा सकता है, लेकिन हम मानव जो है उस बीटा ग्लूकोज को नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि उसको पचाने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है, लेकिन उसके पास एंजाइम है। तो हम लोग क्या करते हैं एक तरह से, चलिए अब सेल्यूलोज की कहानी क्या हो गई है, यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब क्या, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, होमोपोलीसेकेराइड, जो एक ही प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ना है हमको, हेटेरो, क्या किसको पढ़ना है, हेटेरोपोलीसेकेराइड। हेटेरोपोलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, फिक्स नहीं कि ग्लूकोज से ही बना हो, फिक्स नहीं कि फ्रक्टोज से बना हो, या किसी से एक तरह से जुड़ के बन सकता है। ठीक है, और एक और चीज़, जो एक जुड़ने का जो प्रक्रिया होता है, समझिए ध्यान से, कोई भी कार्बोहाइड्रेट किसी भी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ रहा है, चाहे मोनोसेकेराइड से जुड़ रहा है या मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड, किसी से भी जुड़ने का जो काम होता है, दो जैसे कि ये दोनों जुट रहा है, ये दोनों के बीच जो जुट रहा है, ये कौन से बंधन के आधार पर जुट रहा है, जैसे हम लोग का जो ज्वाइंट हो रहा है, जैसे हाथ एक ज्वाइंट हो रहा है, इस बंधन के द्वारा जुट रहा है मेरा दोनों हाथ। तो एक तरह से ये दोनों जो जुटता है, यह किस बंधन के द्वारा जुटता है, यह एग्जाम में पूछा गया, ग्लाइकोसिडिक बंधन, ग्लाइकोसिडिक बंधन, किस बंधन के द्वारा यह जुटता है, ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा यह जुटता है, यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी खत्म करते हैं। तो हेटेरोपोलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, पहला आता है हिपेरिन, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। चलिए अब समझते हैं हिपेरिन क्या है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है। समझिएगा ध्यान से, हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन कहाँ पाया जाता है, हमारे नसों में पाया जाता है। एक तरह समझिएगा ध्यान से, एक फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो हम आपको बताए थे कि यहाँ से ब्लड जो होता है गमन करते रहता है, अक्सर गमन करता है। यह ब्लड कहाँ आता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचने का काम करता है। यह जो कोशिका है, इस कोशिका तक क्या करेगा, पहुँचने का काम करेगा। तो लेकिन वहीं अगर यदि क्या होता है कि जो ब्लड अक्सर गमन कर रहा है, लेकिन एक बात समझिए, अगर यदि यहाँ पे ब्लड यदि जम जाए, ठीक है, यदि जम जाएगा तो क्या होगा, यह ग्लूकोज यहाँ से जो इसमें डाला है, यदि यहाँ ब्लड जम जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ना बंद कर देगा, तो क्या यह ग्लूकोज यहाँ से कोशिका तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और क्या होता है, इस रक्त को आगे बढ़ने के लिए कौन प्रेशर देता है, जैसे एक तरह से अभी होली का समय आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पिचकारी में रंग भर के उसको क्या करते हैं, इधर से प्रेशर, तो क्या होता है, रंग आगे बढ़ता है। वही होता है कि यदि उस पिचकारी का आप क्या किए, उसका छिद्र आगे वाला बंद कर दी, इसे धकेलिएगा तो क्या होगा, धकेलाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होता है, यही प्रक्रिया चलता है हमारे शरीर के अंदर। यह हृदय क्या करता है, एक तो से पंप करता है, धकेलता है ब्लड को। अब ब्लड को वहाँ से धकेल रहा है, या ब्लड यहाँ जम गया है, यहाँ पर यह आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या करता है कि हृदय अपना काम करना बंद कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम हार्ट अटैक कहते हैं। बात भी ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँचेगा, क्या ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं होगा। यही एक तरह से जो हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यह भी क्या एक तरह से, यह क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज एक तरह से गमन करता है, जो ब्लड एक तरह से आदान प्रदान कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो इस ब्लड को क्या करता है, जमने नहीं देता है। एक तरह से दोनों दोस्ती हुआ ना, ग्लूकोज किस में जा रहा है, ग्लूकोजन जा रहा है इस ब्लड से होते हुए।
अब बताइए ये हेपेरिन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये भी किस में टूट के बनेगा, बनता है एक तरह से क्या, ग्लूकोज में ही बनेगा। तो एक तरह से दोनों मित्र है ना, एक मित्र दूसरे मित्र को रोकेगा, नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि यदि हम रक्त को जमा देंगे तो उसमें कौन आगे नहीं बढ़ पाएगा, या ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मली समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हेपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का नस के अंदर जमा नहीं होने देता, ब्लड का थक्का जमा नहीं होने देता, ताकि एक तरह से सर्कुलेट होते रहे, ऑक्सीजन एक तरह से, ऑक्सीजन ग्लूकोज जो भी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहे। हेपेरिन का यह काम है। चलिए अगला जो क्या चीज बचा,